विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट में बदलाव या विस्तार की चर्चाएं भी जारी हैं। इन अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात के दौरान यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें बंद लिफाफा सौंपा है। इस मुलाकात के बीच कैबिनेट में बदलाव या फिर विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुराने परिचित हैं और आज तक मैं मिल नहीं पाया, तो आज उसी औपचारिकता के बगैर मैं मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि जिस राज्य के हम प्रभारी हैं, गवर्नर परिचित हैं और एक सम्मानीय पद है और आज तक मिल नहीं पाया, तो उसी औपचारिकता के कारण आज मैं जा रहा हूँ और मेरी औपचारिक मुलाकात उनसे आ गई। कुछ लोगों के दिमाग में अपनी खेती करते हैं और अपना फसल उपजाते हैं, तो फिर उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। संगठन और सरकार बहुत अच्छे ढंग से पुराने परिचित हैं। आपको बता दें 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सियासी सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी हैं। हालांकि जिस तरह देखा जाए पार्टियों को लेकर खासकर कि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो बैठकों का दौर यहां पर शुरू हो गया, मंथन किया जा रहा है, रायशुमारी हो रही है, चर्चाएं लगातार जारी हैं और ऐसे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की है। और खबर जिस तरह सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है वो यही कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को एक बंद लिफाफा सौंपा है और इस लिफाफा सौंपने की खबर जैसे ही बाहर आई उसके बाद अटकलों का बाजार लगातार गर्म हो गया। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर इस लिफाफे में क्या है जो राज्यपाल को सौंपा गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और जिस तरह से तैयारियों को लेकर बात की जाए, सक्रिय हो गए सभी राजनीतिक दल और खासकर कि बीजेपी को लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, चर्चाएं की जा रही है, रायशुमारी देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई वो ये रही कि यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात तो की लेकिन एक लिफाफा दिया जो कि कई सारे सवालों को जन्म देता नजर आ रहा है। क्या कहीं से लेकर 15 से लगातार 15 की राजनीति चल है और किस तरह है और खासतौर उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश में आए थे लखनऊ में और यहाँ पे उन्होंने लंबी बैठक की थी। ये बैठक करीबन 3 दिन लगातार चली थी और सभी लोगों से मुलाकात उन्होंने किया था, संगठन के लोगों से भी, तमाम मंत्रियों से भी और तमाम पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उत्तर प्रदेश में वर्तमान स्थितियों का हाल जानना था। इस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ वर्तमान समय में कोविड का काल चल रहा है। विगत 1 वर्ष से अधिक समय में किस तरह जनता को क्या समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनी जाती है कि नहीं, नौकर साहब कितना हावी हो गए हैं, ये तमाम जानकारियां वो अपने साथ फाइल बना के दिल्ली लौटे और बीजेपी आला कमान खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खासतौर पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहां लगातार और चलने के बाद मंथन हुआ। मंथन के बाद अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो लखनऊ आए और आने के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उससे चर्चा की और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि जो संकेत मिले हैं उसको लिफाफा क्या या केंद्र सरकार का या पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई ऐसा मैसेज है या कुछ लोगों के नाम है या मंत्रिमंडल का भविष्य में विस्तार होने वाला है या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। ये सिर्फ कहीं न कहीं गलत कयास लगाएगा। बिल्कुल जी। प्रदेश प्रभारी का विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित से मिलना ये भी संकेत करता है कि विधानसभा में विधायकों की स्थितियों के बारे में भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व जानना चाहता था।
या कोई मैसेज देना चाहता था। जिस तरह से वो केंद्र के दूत बनकर यहाँ आए हैं और गवर्नर से और विधानसभा अध्यक्ष दोनों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उनसे बातचीत उन लोगों ने जब की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केवल गवर्नर साहिबा से हमको मिलना था, बहुत दिनों से मैं उनसे मिल नहीं पाया था। इधर हेरा नारायण दीक्षित का बयान आया है कि वो हमारे पुराने मित्र हैं। सिर्फ दोनों तरफ से ये औपचारिक बयान सिर्फ आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कमल ये साफ हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ चल रहा है। लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होना है, उसके साथ साथ पूर्व नौकरशाह और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी AK शर्मा को समायोजित करने की भी बात चल रही है। क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और निश्चित रूप से कहा जाए कि ये तमाम उठापटक की स्थिति में कमर कहीं न कहीं सब कुछ सही नहीं है, ये चीज समझ में जरूर आ। बिल्कुल, और इसी को लेकर कई तरह के सवाल, कई तरह के कयास अब शुरू हो गए और चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है भट्ट जी। और लेकिन जिस तरह से बात की जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की लखनऊ पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं राज्यपाल से और विधानसभा अध्यक्ष से राज्यपाल को लिफाफा देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रदेश प्रभारियों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मुलाकात करने की बातें सामने आ रही है। सचिवों से बात कर चुके हैं, महासचिवों को लेकर बात की जाए तो उनसे चर्चा हो चुकी है। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर अगर आकलन किया जाए तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, खास जिस तरह से आप भी कह चुके हैं कि बीजेपी में सब कुछ साफ खास नहीं सही नहीं चल रहा, और ऐसे में कहीं ना कहीं योगी टीम के बदलाव को लेकर भी अटकलें तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में कमल चुनाव होने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बहुत चिंता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही 2 कद्दावर नेता, खासतौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो बड़े नेता राजनाथ सिंह, दोनों यहाँ से सांसद हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जिसका होता है कहीं न कहीं केंद्र भी उसका हो जाता है। इस तरह कई बार हम लोगों ने चुनाव में देखा है कि अगर उत्तर प्रदेश में जिस दल को विजय मिलती है तो निश्चित रूप से उसका रास्ता दिल्ली के लिए खुल जाता है। अब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। वर्तमान में जो 300 के ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी 2017 में जीती थी, तो उसका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा फिर दोहराया जाएगा। क्या वर्तमान में कोई बड़ा एंटी कंपेंसिव खड़ा है जो योगी के खिलाफ है? जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, और ये बिल्कुल कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, विधायकों की सुनी नहीं गई है, मंत्री अपने स्तर से काम को निपटा नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं, ये देखने को मिली है। कहीं कहीं बगावत के सुर भी नजर आए हैं, और जिस तरह से तमाम विधायकों ने अपने दर्द का बयान किया है, तो ये कुछ चीजें जो हैं जो कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व में उनको जब जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों पर्यवेक्षकों को भेजा, खासतौर पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री BS संतोष और जो केंद्रीय प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के राधा मोहन सिंह, इन दोनों लोगों ने आके 3 दिन तक जो है पूरी तरह से इन व्यवस्थाओं में सभी लोगों से मुलाकात की, जानकारी की और उसके बाद अपना फीडबैक दिया। तो ये कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कमर जिससे सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि अंदर खाने से जो छन की बात आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो मंत्रिमंडल में लेना है, क्योंकि अभी 7 जगहें खाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, आयोग के जो सदस्य हैं, इन तमाम लोगों की 100 से अधिक संख्या खाली है, इनको भी अभी तक नहीं भरा गया है। ये भी 4 साल से ऊपर समय हो गया, ये पूरी तरह से खाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, जिन्होंने बहुत शिद्दत से मजबूती से पार्टी का साथ दिया है, वो ये थी कि आगे चलकर जब कहीं हम सत्ता में आएंगे तो हमारा समायोजन होगा, वो हो नहीं पाया है और वो जगह भी खाली है। योगी आदित्यनाथ ने उन जगहों को अभी तक नहीं भरा है, किसी का मनोनयन नहीं किया है। तो ये तमाम चीजें हैं। खासतौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बेस कैडर के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, जनता में नाराजगी है, उसके साथ साथ जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके में नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है, ये आरोप भी लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को 3 अधिकारी चला रहे हैं, पूरी तरह से उनका हस्तक्षेप है, पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर निर्भर है, और वो तीनों लोग जो है लगातार हर फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों के तबादले को हो या कोई नीतिगत फैसला हो या अन्य कोई भी कार्य हो,
उसमें इन तीनों अधिकारियों की बड़ी भूमिका निकल कर आ रही है। इस तरह के भी लगातार आरोप लग रहे हैं। तो इससे कोई बड़ा एंटी कन्वेंशन न खड़ा हो, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी नाराजगी ना हो, उसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व की बड़ी चिंता है। और AK शर्मा जो कहीं न कहीं उनको जिस तरह से समायोजित करना है, पहले तो उनके नाम के लिए डिप्टी सीएम का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, लेकिन अब वो कैबिनेट मंत्री पर सिमट गया है। तो उनका समायोजन होगा कि नहीं, उनकी उपयोगिता उत्तर प्रदेश में क्या है, जिनको रिटायरमेंट करा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भिजवाया, उसके साथ साथ उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया। बनारस में कोविड कंट्रोल का सारा काम उन्होंने देखा, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर लगातार वो काम करते रहे। तो अब ये देखना यह है कि इनका समायोजन किस तरह से होगा, क्या कोई नाराजगी है। तो ये अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जाए कि अब हमें कुछ दिन इंतजार निश्चित रूप से, बिल्कुल भट्ट जी, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह से बनती दिखाई दे रही हैं, कयासों के बीच कई तरह के सवाल हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुद्दों को लेकर बात की जाए, किसान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसकी परेशानी को लेकर विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश में लगा है। बेरोजगारी को लेकर बात की जाए या बढ़ती महंगाई को लेकर बात की जाए, हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तकरीबन जो है कोविड-19 में गुजर गए, और ऐसे में कोविड के बीच जो समस्या है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा तलाशता नजर आ रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी का आप जिक्र भी यहां पर करते दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए भट्ट जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में चुनौतियां कम नहीं है। तो ऐसे में अन्य दलों को लेकर क्या कुछ रुख सामने आ रहा है? देखिए, एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का सबको इंतजार है। बहुजन समाज पार्टी लगातार टूट रही है, और कहीं न कहीं ये साफ है कि समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी आगे चलकर टक्कर दे सकती है, क्योंकि वो एक बड़े एंटी इनकम्बेंसी का इंतजार कर रहे हैं। वो अभी खामोश हैं, लगातार अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से सरकार की तमाम विभिन्न मुद्दों पर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तकरीबन 7 महीना के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी 2022 में। तो अब पार्टियां धीरे धीरे अब कहीं न कहीं अपने मेन स्ट्रीम में आएंगी, लगातार प्रचार में, लगातार अपने प्रत्याशियों का चयन में। उसके साथ साथ विपक्ष भी जो है वो कहीं न कहीं सरकार के तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव की तारीखें जब तक नजदीक आएंगी तब तक कई सारी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ सकती हैं। उन तस्वीरों में किस तरह के रंग ये सियासी दल भरते नजर आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह